मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आपका फिजिक्स का जो प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर चल रहा था उसका 11 क्लास हो गया थी, 12वां क्लास है, उसमें आपको 2 टॉपिक छोड़ दिए थे। ठीक है, तो 2 टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। आज के क्लास में प्रकाश का क्या करने वाले हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन और आवर्धन। ये 2 टॉपिक से आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए छोड़ेंगे नहीं, कोई भी टॉपिक नहीं। आपका ये 2 टॉपिक पढ़ा देंगे आप चैप्टर में से। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आपको चैप्टर में से प्रश्न पूछा जाता है तो आप ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक भी मैं टॉपिक छोड़ा नहीं है, कवर किया हूँ। ठीक है, आपका 4 से 5 क्लास और चलेगा। इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से समाप्त कर देंगे। आपको न्यूमेरिकल क्लास में समाप्त कर देंगे, एक क्लास में ऑब्जेक्टिव, एक क्लास में आपका सब्जेक्टिव, एक क्लास में आपका क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे जो F=2 और एक क्लास में आपका दर्पण सूत्र सिद्ध करें। 4 से 5 क्लास और चलेगा, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपका लंबा चैप्टर जो था प्रकाश का परिवर्तन, क्योंकि आपको हम धीरे धीरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। एक वाई आपको स्टार्टिंग में लोड नहीं लेना, आपको धीरे धीरे आपको टॉपिक को कवर करना स्टार्टिंग में। ठीक है, 1-2 टॉपिक हम इस तरह से आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्यों मैं खुद आपको रिविजन करके मैं खुद पढ़ के आपको साथ आपको पढ़ाते हैं। हम देखते हैं बुक से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको हम खुद जब हमें नहीं समझ में आएगा तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, इसलिए हम पहले परफेक्ट तरह से समझते हैं। हमें जब तक समझ में नहीं आता हम उस टॉपिक को आपके सामने हम नहीं पेश करते, नहीं हम लाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपका टॉपिक 2 टॉपिक कवर करने वाला। ये आपका जो प्रकाश का परिवर्तन है, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सारा टॉपिक आपका कवर हो चुका है। ठीक है, तो आवर्धन आज पढ़ने वाले। आवर्धन क्या होता है इसके बारे में जानने वाले। ठीक है, क्या चीज के बारे में जानने, आवर्धन। आवर्धन आवर्धन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि आवर्धन किसे कहते हैं, बताइए। क्या चीज जानने वाले, आवर्धन। ठीक है, ये एक आपका क्या है, अवतल दर्पण। ये साइड में बनाते हैं, इसको जरूरत है बहुत पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है आपका अवतल दर्पण। ये P हो गया, ये आपका F हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, C हो गया। ठीक है, जब वस्तु को इधर क्या आपका होता है अनंत, अब जानते भली भांति आपको। अगर वस्तु को हम C और अनंत के बीच, C और अनंत के बीच वस्तु को रखते हैं तो वस्तु से कितने किरणें निकलती है, आपको बताए थे कि अनेक किरणें निकलती हैं, लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरणें का यूज करना है, 2 किरणों को। तो पहला किरण हमको जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण को ले जाया जाता है, तो परिवर्तन के बाद वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। आपको हम नियम भी पढ़ाए थे दर्पण का। ठीक है, आपको एक किरण कहाँ से लेना है, एक किरण आपको लेना है C के दिशा में, यहाँ लेते हैं, यहाँ से अच्छा होगा। ठीक है, C के दिशा में ले जाते हैं। ठीक है, तो C के दिशा में अगर कोई किरण आपतित होती है तो कहाँ से होकर वापस गुजरती है, तो C से ही होकर वापस गुजर जाती है। ठीक है, तो ये आपको क्या बना, प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बना, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना। इसको आप मान लीजिए, आपको इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। ये आपको प्रतिबिंब बना उल्टा, तो इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए A। ठीक है, यहाँ पर माना, ये था पर जगह नहीं है इसलिए नीचे माने, ये मान लेना है। कैसे प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना। ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, जो आपको पता होगा कि जब तक एक बिंदु पर आपको किरणें नहीं मिलेगा एक स्थान पर, जब तक आपको प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो देख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर किरणें मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना। ठीक है, और आपका ये क्या हुआ, वस्तु था तो इसको H1 से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब आपको बना तो इसको H2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, आवर्धन, आवर्धन इक्वल क्या होता है, आवर्धन इक्वल क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो आपको प्रतिबिंब का ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं। नहीं पूछा जाता तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आगे आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा आवर्धन किसे कहते हैं, तो आपको भली भांति आंसर इसका लिखना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु को, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आपको भली भांति आप लिख सकते हैं। आवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन। तो इसको M से सूचित करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपका क्या है, H2 है। ठीक है, क्या चीज़ है, H2 है। वस्तु की ऊंचाई क्या माने, वस्तु की हाइट क्या माने, H1। ये आपका सूत्र हो गया M इक्वल H2 बटा H1 हो गया। ठीक है, अब बताइए हमारा
वस्तु का दूरी जो माइनस में होगा या प्लस में होगा, बताइए धनात्मक होगा या ऋणात्मक। हम जब भी दर्पण में दूरी मापते थे कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से पी से आपको बताए थे, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ये वस्तु का दूरी है ये क्या है, ऋणात्मक है या धनात्मक है, प्लस है या माइनस है, तो आपका माइनस है। क्यों माइनस है, आपको चिन्ह प्रपाटी में बताए थे कि आपका चिन्ह प्रपाटी ये है, ठीक है। ये आपका क्या है, मूल बिंदु, ठीक है। तो ये साइड का आपका डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और ये साइड का जो आपका डिस्टेंस था, दूरी होता है, प्लस होता है। और नीचे की तरफ अगर कोई दूरी होता है तो क्या होता है, माइनस। अगर ऊपर की तरफ अगर कोई डिस्टेंस का दूरी है तो क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस सबका होता है, ठीक है। तो ये साइड आपका क्या है, डिस्टेंस की दूरी को क्या होता है, माइनस। तो हम वस्तुओं को क्या होगा, माइनस, ठीक है। प्रतिबिंब आपका क्या होगा, प्रतिबिंब आपका कहाँ क्या होगा, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से यहाँ क्या है, ध्रुव से यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, प्लस या माइनस। इस साइड आपका दूरी क्या होता है, देख सकते हैं चिन्ह परिपाटी में माइनस होता है, तो माइनस होगा, ठीक है। क्या हो गया, माइनस होगा। मतलब वस्तु की भी दूरी माइनस और प्रतिबिंब जो आपका है प्रतिबिंब की भी दूरी क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। ये तो आपका हो गया आवर्धन का सूत्र की हो गया कि आपका आवर्धन इक्वल, आवर्धन का बराबर फार्मूला क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। अगर आपको ये डिस्टेंस ना दिया रहे, सिर्फ आपको वस्तु की दूरी पता रहे, प्रतिबिंब की दूरी आपको पता रहे, आपको हाइट ऊंचाई नहीं दिया रहे, तब आपको फार्मूला क्या होगा, दूसरा फार्मूला क्या आवर्धन का होता है, बिल्कुल होता है। अगर आपको ऊंचाई डिस्टेंस ऊंचाई पता आपको नहीं हो, आपका ऊंचाई पता ना होगा तो आपको क्या फार्मूला होगा, तो आपका फार्मूला क्या होगा, इसको ये रहे देने देते हैं, ठीक है। क्या आपका फार्मूला होगा, m बराबर क्या फार्मूला आपका होता है, H2 बटा H1, ये होता है आपका m। आवर्धन बराबर सूत्र होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है। तो आपको H2 आपको पहले बताइए कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, बताइए। आपको चिन्ह परिपाटी बिल्कुल ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। प्लस में ये होगा आपका H2 की माइनस में होगा, तो जो नीचे के डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, उसको क्या चीज में लेते हैं, माइनस, देख सकते हैं, पहले माइनस होगा, ठीक है। और जो H1 जो ऊपर की दूरी होता है, उसको डिस्टेंस होता है, उस पर जिसको क्या चीज में लेते हैं, तो प्लस में लेते हैं, ये आपका हो गया प्लस, ठीक है। H2 मतलब P से जो प्रतिबिंब की दूरी है, P से H2 जो आपको प्रतिबिंब की दूरी है, ये क्या प्लस में है कि माइनस में है, देखिए तो यहाँ क्या चीज में है, माइनस में है, ठीक है। अब बताइए वस्तु की दूरी, जो यहाँ बताए थे कि वस्तु की दूरी P से जो आपका यहाँ तक जो वस्तु की दूरी है, P से B तक, यहाँ तक जो आपको वस्तु की दूरी है वो क्या में, प्लस में, माइनस में, माइनस में। यू आपको क्या, माइनस में, ये पता आपको है। अगर आपको हाइट मतलब ऊंचाई नहीं दिया रहा है तो आपका दूसरा फार्मूला क्या होगा, देखिए, तो ये आपका माइनस माइनस कट गया, ये आपका माइनस भी बटा यू, ये आपका फार्मूला क्या होता है, आवर्धन बराबर ये भी फार्मूला आपका होता है, ठीक है। तो आपको दोनों फार्मूला का यूज होता है, ठीक है। यूज हो नहीं सकता, यूज होता है 100%। अगर आपको डिस्टेंस नहीं, दूरी नहीं, अगर हाइट आपको अगर ऊंचाई नहीं दिया रहे, आपको H1 और H2 नहीं दिया रहे, अगर आपको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पता हो, तो दूसरा फार्मूला क्या होगा, तो m बराबर आवर्धन बराबर माइनस भी बटा यू होगा, ये आवर्धन बराबर दूसरा फार्मूला होगा। एक आवर्धन बराबर आपका सूत्र क्या होता है, H2 बटा H1। आपको आवर्धन पूछेगा, आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आपको बिल्कुल आपको भली भांति समझ में आया होगा, परफेक्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको बताने की मैं कोशिश किया हूँ, ठीक है। यहाँ से और भी पॉइंट है जो आपको पूछा जाता है, यहाँ पर जगह नहीं है, अच्छा ऊपर में भी जगह है, ठीक है। अगर आवर्धन का वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, आवर्धन का अगर वैल्यू आपको 1 से क्या चीज हो, बड़ा हो, 1 से क्या हो, बड़ा हो, आवर्धन का वैल्यू अब क्या है, 1 से बड़ा हो, ठीक है। आवर्धन का वैल्यू 1 से छोटा हो, क्या चाहिए, 1 से छोटा हो। आवर्धन का वैल्यू 1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। अगर आवर्धन का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब आपका बड़ा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपका आवर्धन का वैल्यू आपका 1 से बड़ा हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर आवर्धन का वैल्यू आपका 1 से छोटा हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आपका छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आप ध्यान रखिएगा, हर जो टॉपिक आपको कवर करने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा
एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको हम सिलेबस नवंबर तक दिसंबर तक ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। अगर आप जितना सपोर्ट कीजिएगा मैं बहुत जल्दी ही सब आपको ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। बोर्ड भी बड़ा नहीं है तो इसको तो हम मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन हमारा माइल कर रहे हैं बहुत कम है जी। एक घंटा क्लास कभी नहीं जा पाएगा। आधा घंटा या 45 मिनट की इतना क्लास में वो क्या होता है, रैम जो हमारा फ़ोन का जो भर जाता है तो हमें डिलीट मारना पड़ता है। इसलिए हम क्लास आपको 25 से 30 मिनट तक दे पाएंगे, इससे ज़्यादा क्लास हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास व्यवस्था उतना नहीं है। आपको सिलेबस हम कवर करने का 100% कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आवर्धन का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब आपका कैसा, प्रतिबिंब आपका बड़ा बनेगा, ठीक है। जो आपको प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, आवर्धन यही बताता है कि आपको प्रतिबिंब बड़ा बना या छोटा बना। यही आवर्धन का यहाँ पर रोल निभाया जाता है। आवर्धन का यहाँ पर यही काम है कि आपको प्रतिबिंब बड़ा बना या छोटा बना, ये आपको आवर्धन बताता है, ठीक है। आवर्धन का अगर वैल्यू 1 से छोटा हो तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आपका छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आवर्धन आपका प्लस हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, आवर्धन अगर प्लस हो तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, सॉरी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्या चीज़ बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब आपको क्या होता है, सीधा होता है। आप भली भांति जानते हैं, आपको बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं। अगर आवर्धन आपका माइनस में हो, आवर्धन माइनस में हो तो आपका आवर्धन माइनस मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। जो आपको प्रतिबिंब को बताए थे कि प्रतिबिंब के अगर आपका वैल्यू प्रतिबिंब आपका माइनस में हो और प्लस में हो, जो आपको पिछले क्लास में भी हमको बताए थे कि अगर माइनस में हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। यहाँ पर ये आवर्धन का रोल यही निभाता है रोल आवर्धन कि आपको प्रतिबिंब बड़ा बना या छोटा। इसी को तो पहले हम बताए थे कि भी का मान अगर निगेटिव हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर भी का मान आपको पॉजिटिव हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। इसी को तो दूसरा नाम जो आवर्धन बताता है, जिसको आवर्धन की वस्तु को प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा बना या छोटा बना, यही तो बताता है आवर्धन आपका, ठीक है। तो आपको भी का मान होता है तो माइनस होगा तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। आवर्धन का अगर माइनस में तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। मतलब आवर्धन की ही मेन जो जरिया है जो आपको प्रतिबिंब बड़ा बना छोटा यही बताता है आवर्धन। खाली इसी का इसका रोल है कि आवर्धन प्रतिबिंब बड़ा बना या छोटा बने, यही बताता है। अगर आवर्धन आपका माइनस में हो तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब आप जानते हैं कि कैसा होता है आपका, ऐसी उल्टा ना होता है, सॉरी क्या होता है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। आवर्धन प्रतिबिंब ही बताता है आवर्धन कि आवर्धन बताता है कि प्रतिबिंब बड़ा बना या छोटा बना, यही आपको बताता है। अगर प्रतिबिंब आपका बड़ा बना तो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आपको हो गया तब प्रतिबिंब जानते हैं कि पॉजिटिव होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अगर प्रतिबिंब आपका निगेटिव हो गया तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हम आपको भी और यू के मान निगेटिव क्यों लिए, क्योंकि दर्पण के सामने था। क्या था, दर्पण के सामने आपका वस्तु जब रखा जाए, दर्पण के सामने था और पी के जब इधर बाएं साइड जो भी हमारा मान जो होता है दूरी, जो क्या होता है हमारा निगेटिव होता है। चिन्ह पर पार्टिकल समाज के समझ सकते हैं कि हम भी और यू के मान को निगेटिव में क्यों रखें, क्योंकि हमारा ध्रुव से इधर जो दूरी होता है जो निगेटिव होता है, चिन्ह पर पार्टिकल अनुसार आप समझ पाए होंगे। अब आपका लास्ट एक टॉपिक बच गया जो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बच गया, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको कवर कर देंगे। आपका ये आपका चैप्टर से एक भी टॉपिक नहीं बचने वाला है। अब पढ़ने वाला क्या चीज, प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन जो आपका होता है, प्रकीर्णन क्या कहते हैं, तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह वस्तु कुछ भाग अवशोषित कर लेता है और जो शेष भाग होता है उसको क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है। मानते चलिए ये एक वस्तु है, ठीक है, क्या है, एक वस्तु है। इस पर जब प्रकाश पड़ेगा, जब इस पर प्रकाश पड़ रहा है तो क्या कर रहा है, कुछ भाग को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है और जो इसमें शेष भाग बच रहा है जो क्या कर रहा है, चारों तरफ फैला रहा है। तो आपको परिभाषा बिल्कुल भाली भांति प्रकाश का प्रकीर्णन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं या प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, आपसे पूछेगा 100%। ये आपको एग्जाम में आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठा के कि आपको प्रकाश का प्रकीर्णन कितना बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं या प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो किसी ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर प्रकाश
की किरणें पड़ती है जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह वस्तु उसका कुछ भाग अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? कुछ भाग क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। वस्तु पर जब कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है तो कुछ भाग क्या करता है? अवशोषित कर देता है, और जो शेष भाग होता है, शेष भाग चारों तरफ क्या करता है? फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। तो यह था प्रकाश का प्रकीर्णन, जो आपको समझ में आया होगा कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो कुछ भाग को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, और जो भी उस वस्तु का जो वस्तु होता है उसका जो शेष भाग बचता है उसको क्या करता है? चारों तरफ क्या करता है? फैला देता है। चारों तरफ क्या करता है? फैला देता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? इसी को आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह वस्तु उसका कुछ भाग अवशोषित कर लेता है, और शेष भाग को क्या करता है? चारों तरफ फैला देता था। ये दो टॉपिक आपका जो चैप्टर था प्रकाश के परिवर्तन में छूट गया था। ठीक है, आपको अगला क्लास में क्या करने वाला है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देंगे। एक में आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, एक में आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा क्या जी? एक में न्यूमेरिकल, एक में ऑब्जेक्टिव, इसमें सब्जेक्टिव। एक में आपको क्या कर देंगे? सूत्र प्रूफ करा देंगे। F बराबर R/2, F बराबर R/2 एक आपका दर्पण सूत्र था। 1/V + 1/U इक्वल 1/F, ये आपका दर्पण सूत्र था। ठीक है, ये आपका F बराबर R/2 और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल, ये 5 क्लास आपको चलने वाला है। ठीक है, अगर मैं 1 घंटा का क्लास लेता 50 मिनट या 50 या 55 मिनट के, तो आपको मैं इतना क्लास नहीं दे पाता। मैं बिल्कुल आपका 10 क्लास होते आपका 9 क्लास होते आपका प्रकाश का परिवर्तन का चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसके बाद जस्ट फिजिक्स का ही प्रकाश का परिवर्तन आपको समझाने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोनों जो चैप्टर है जो अपने में आपस में जुड़ा हुआ, अपने में सम्मिलित है, मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना, जिस तरह आपको दर्पण पढ़ना था प्रकाश के परिवर्तन में, उसी तरह प्रकाश के परिवर्तन में आपको क्या पढ़ना है? लेंस पढ़ना है। जिस दर्पण पढ़े उसको उल्टा होता है। ठीक है, मतलब उसका उल्टा होता है। हमको इंग्लिश तो उतना नहीं आता, इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन आप को जस्ट इसको खत्म करने वाला है, फिर आपको केमिस्ट्री चालू करने वाले हैं। ठीक है, और संस्कृत के देखते हैं, अगर आपका सिलेबस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, हमारे पास अगर फोन रहता था आपको संस्कृत को मैं सिलेबस स्टार्ट कर देता, लेकिन देखते हैं 3 सिलेबस को अगर कोई सिलेबस अगर पहले आपका समाप्त हो गया, या हिंदी या मैथ या साइंस, तो आपको सिलेबस जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि साइंस में आपका 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो तीनों पार्ट को हमको खींचना पड़ेगा। ठीक है, तीनों पार्ट को हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बेहतर से बेहतर आपको समझाना है। ये हमको सिलेबस खींचना नहीं है कि हम सिलेबस अगर हमें खींचने के लिए होता तो हम एक बार 50 टॉपिक लाते हैं, एक दिन में हम चैप्टर को खत्म कर देते हैं। लेकिन आपको 2, 3, 5 टॉपिक आपको शुरुआत में आपको अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, आपके अंदर हम ग्रहण करने के लिए दे रहे हैं कि आप स्टार्टिंग में उतना आप टेंशन मत लीजिए। अब 1-1, 2-2 टॉपिक को जितना मैं क्लास करा रहा हूँ उतना आपको रिवीजन करना होगा। बिना रिवीजन के आप भूल जाइएगा। आपको रिवीजन करना होगा, आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा कि हमें एक चैप्टर समाप्त हो गया तो हर संडे को हमें इस चैप्टर को 2 घंटा या 3 घंटा देकर रिवीजन कर लेना। हर चैप्टर को, मैथ के बिना रिवीजन का कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको अगर एक चैप्टर को 10 बार रिवीजन कर लेते हैं ना, तो आपसे एक भी प्रश्न छूट गया तो हमें कुछ कहना, हम जो कहिएगा, जो मंजूर, हम मानने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन का 10 बार पढ़ेंगे, 10 बार। हम तो खुद आपको एक क्वेश्चन को कई बार पढ़ाने वाले हैं? 2 से 3 बार पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको लास्ट में हम क्या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी कराने वाला है, उसमें भी आपका रिवीजन होता है। फिर आपको हम गेस क्वेश्चन देंगे, उस भी लाएंगे, तो उस समय भी आपका रिवीजन होगा। मतलब 2 से 3 बार हम रिवीजन कर लेते हैं, 10 से बार आप रिवीजन कर लेते हैं। आप एक चैप्टर के 10 से 12 बार रिवीजन करें, उस चैप्टर से आपका प्रश्न छूटेगा, ये कभी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, बेहतरीन लगता है, तब ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये हमें उम्मीद है, विश्वास है।